मुझे रात को बगल वाले कपल की जासूसी किए बिना चैन की नींद नहीं आती। सच बताऊं तो जिस दिन मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ उसी दिन मुझे दीवार में एक छोटा सा छेद मिल गया। उसके जरिए मैं उनके पर्सनल और इंटीमेट पलों को आराम से देख सकता था। उस औरत का नाम आह जैन है। वो काफी यंग है, एकदम गोरी चिट्टी, मैच्योर और बेहद प्यारी। वो कोई काम नहीं करती, बस सारा दिन घर पर टीवी सीरियल्स देखती रहती है और कभी कभार शॉपिंग के लिए बाहर जाती है। घर पर जहन एकदम रिलैक्स होकर रहती है। अक्सर गुलाबी रंग के लाउंज वेयर में ही दिखती है। वो इतनी खूबसूरत है कि कोई उसे एक बार देख ले तो कभी भूल ही नहीं सकता। जहन के पति का नीचे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ओल्ड वैंग्स कैसरोल डिशेस। आस पड़ोस के सब लोग उसे ओल्ड वैंग या लाओ वैंग कहते हैं। हुलिये से वो एकदम शेफ जैसा दिखता है। उम्र 40 के आसपास, चौकोर चेहरा और चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान। हर रात ठीक 11:30 बजे वो घर लौटता है, नहाता है, बेड पर जाता है और फिर जहन के साथ इंटीमेट होता है। वो आजन से पागलों की तरह प्यार करता है, मानो उस पर पूरी तरह लट्टू हो। उसके लिए हर रात आजन ही दुनिया की सबसे परफेक्ट औरत होती है। मैं हर दिन उनसे बस 3-4 मीटर की दूरी पर छिपकर ये सब देखता रहता हूँ। मेरे लिए दुबली पतली आजन और वो तगड़ा लाओवांग एक साथ ऐसे लगते थे मानो कोई मासूम मुर्गी किसी मोटे भेड़िए के चंगुल में हो। वे आमतौर पर रात के 1 बजे से पहले लाइट बंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे तब तक नींद नहीं आती थी। उस सन्नाटे में आजन का चेहरा बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता था। वो मेरे इतनी करीब थी, बस एक दीवार का फासला था, फिर भी इतनी दूर थी कि शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में उस तक कभी न पहुंच पाऊं। मैं एक भटकी हुई आत्मा की तरह हो गया था, जिसका कोई मकसद नहीं था, बस हर दिन दीवार के पीछे की उस दुनिया की तरफ खींचा चला जाता था। लाओवांग और आजन मेरे लिए किसी अलार्म वाले प्रोजेक्टर की तरह थे, जो हर रोज ठीक एक ही टाइम पर मेरी आंखों के सामने चालू हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ गड़बड़ है। वे आपस में शायद ही कभी कोई बात करते थे। लाओवांग इतना मेहनती था, सुबह जल्दी जाता और रात को देर से आता था, तो उनके पास शेयर करने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए थीं। और आजहन ने भी कभी लाओवांग को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती थी कि जैन जैसी खूबसूरत लड़की किसी भी अच्छे खासे या इज्जतदार आदमी से शादी कर सकती थी, भले ही कोई अमीर बिजनेसमैन ना सही। फिर उसने लाओ वांग जैसे मोटे और थुलथुल आदमी को क्यों चुना? उस रेस्टोरेंट के कुकिंग ऑयल की महक मेरी खुद की हालत से भी बदतर और अजीब थी। ये दोनों बाहर से जितने प्यारे कपल दिखते थे, असल में अंदर से इनके बीच रत्ती भर भी प्यार या लगाव नहीं था। मैं अक्सर यही सोचता रहता था कि उस तेल से सने थुलथुल बूढ़े वांग को इतनी सुंदर बीवी मिल कैसे गई, और क्या कभी मुझे भी ऐसा कोई चांस मिलेगा? उसी दिन शाम को मुझे लॉबी के पार दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। मैं इस तरह की आवाजों को लेकर बहुत अलर्ट रहता था। आमतौर पर यह आवाज आधी रात को ही आती थी, लेकिन उस वक्त दोपहर के सिर्फ 5 बज रहे थे। मैंने तुरंत दीवार के उस छेद से झांका तो देखा कि आजिन सिर्फ एक शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए एक अनजान आदमी को गले लगा रही थी। वो आदमी कह रहा था, अफसोस है कि तुम मुझे छोड़कर चली गईं। तुम्हें ढूंढने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। आजिन ने जवाब दिया, मेरी शादी हो गई है और अब मैं ये सब और नहीं करना चाहती थी। तभी वो आदमी अपनी शर्ट उतारने लगा और बोला, क्या तुम मेरा यकीन करोगी? तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं ढूंढा। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। आजहन ने मजाक में उस आदमी को धीरे से एक मुक्का मारते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे बिना रह पाए? क्या तुम अंदर ही अंदर घुट नहीं रहे थे? लगभग 3 मिनट बाद उस आदमी ने अपनी जेब से 300 युआन निकाले और उन्हें तकिए के नीचे रख दिया। वो बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम अब ये काम दोबारा करो। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई भी दूसरा मर्द सही नहीं है। आजहन ने उन पैसों को मना नहीं किया। उसने आराम से उस आदमी को कपड़े पहनने में मदद की, उसे गले लगाकर किस किया और फिर बाहर तक छोड़ने गई। ये देखकर मैं सारा खेल समझ गया। बिजनेसमैन बड़े चालू होते हैं, खासकर छोटे मोटे धंधे वाले। बूढ़ा वांग समाज के निचले तबके से आता था और जिंदगी चलाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा था। आजैन से शादी करने की असली वजह शायद यही थी कि उसकी पीठ पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था। उसका प्रोस्टिट्यूशन का इतिहास था। वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, समाज की नजरों में एक इज्जतदार औरत नहीं थी। शायद बूढ़े वांग के लिए आजैन के साथ हर रात इंटीमेट होना सीधे सीधे 300 युआन बचाने जैसा था। इसलिए वो हर रात ये मौका हाथ से नहीं जाने देता था। और आजैन जो हर बार इतनी वफादारी और शिद्दत दिखाती थी, वो कुछ और नहीं बल्कि उसके पुराने प्रोफेशन की आदत और एक दिखावा मात्र था। शायद पैसों के लिए या फिर अपने अकेलेपन की वजह से आजैन आखिरकार अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई थी। शाम के 5 बजे ओल्ड वांग के रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी।
और जाहिर है कि आजहन ये सब उससे छुपाकर कर रही थी। वैसे ओल्ड वांग भले ही थोड़ा मोटा ताज़ा और थुलथुल था, लेकिन उसका खाना बहुत स्वादिष्ट और सही दाम का होता था। उस पुरानी गली जैसे गरीब इलाके में लोग उसे एक ईमानदार दुकानदार मानते थे। अब जो आदमी इतनी ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाता हो, वो अपनी बीवी के ऐसे काले कारनामे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ओल्ड वांग को अपनी रोजी रोटी के लिए खुद इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे में आजहन की असली सच्चाई मेरे लिए ठंडे पानी की उस बाल्टी की तरह थी, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इस सच ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। ये वैसी ही निराशा थी जैसी मैंने तब महसूस की थी जब मेरी वो भोली भाली पहली गर्लफ्रेंड एक छोटा सा बैग टांगे गुपचुप तरीके से नाइट क्लब के पिछले दरवाजे से अंदर बाहर आया जाया करती थी। मैं उस दर्द को भूल नहीं पाया था। खैर, इसके बाद पड़ोसियों की लाइफ में मेरी दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म हो गई और मैं अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पर लौट आया। मेरा डेली रूटीन फिर से काफी बिजी हो गया। दिन भर गेमिंग सेशंस लीड करना और रात को ऑनलाइन नॉवेल्स लिखना, ये अब मेरे करियर का एक हिस्सा बन चुका था। कुछ समय बाद ही गेम खेलते हुए मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसकी प्रोफाइल पिक्चर बेहद क्यूट थी, लेकिन वो गेम खेलने में उतनी ही अनाड़ी थी। वो गेम में इतनी गलतियां करती थी कि ऐन मौके पर उसकी वजह से टीम मैच हार जाती थी, जिसके लिए बाकी टीम मेंबर्स उसे खूब खड़ी खोटी सुनाते थे। लोग उसकी खराब याददाश्त और स्लो रिस्पॉन्स का मजाक उड़ाते थे और यहां तक कह देते थे कि वो लड़की नहीं, बल्कि लड़की के नाम पर कोई लड़का है। सच कहूं तो मुझे भी चिढ़ होती है जब टीम का कोई प्लेयर गेम में पीछे रह जाता है और पूरी टीम के पैर खींचता है। लेकिन चूंकि मैं एक गेम बूस्टिंग सर्विस चलाता हूं, इसलिए क्लाइंट जितना खराब खेलेगा, मुझे उतना ही काम मिलेगा। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया, मैं गेम के दौरान उसका पक्ष लेने लगा और उसे ढांढस बंधाने की पूरी कोशिश करने लगा। एक बार टीम के बाकी लड़कों ने उसे इस कदर डांटा कि उसने गुस्से या दुख में गेम ही लॉग ऑफ कर दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उसने मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजी और जुड़ने को कहा। जैसे ही मैंने उसे ऐड किया, उसका वीडियो कॉल आ गया। स्क्रीन पर एक बेहद प्यारी और मासूम सी शक्ल दिखाई दी। वो बेचारी लड़की अपना गोल सा चेहरा लिए फूट फूट कर रो रही थी, मानो बारिश में भीगा हुआ कोई खूबसूरत फूल हो। मैंने उससे बात की, उसे संभाला और फिर 6 युआन वाला वो तीखा मसालेदार हॉटपॉट खाते खाते हम धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ गए। हम दिन रात ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े रहते और हमारे पास बात करने के लिए ढेरों टॉपिक्स होते। उसे मेरी किसी बात से कोई दिक्कत नहीं थी और भले ही वो गरीब थी, पर मुझे भी उसके इस सीधे और सिंपल स्वभाव से कोई एतराज नहीं था। उसका नाम शियाओ युए था। हमारे मिलने के कुछ ही समय बाद मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया। इसी बीच मेरी जिंदगी से आजहन का वो साया पूरी तरह गायब हो चुका था। शियाओ युए के लिए मेरी फीलिंग्स दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही थी और उसके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत सुकून देता था। मुझे पहली बार प्यार की असली खूबसूरती का एहसास हो रहा था। मुझे बस एक ही बात का मलाल था कि शियाओ युए बहुत ही सीधे और पुराने ख्यालात की लड़की थी। कमरे में अकेले होने के बावजूद मैं हद से हद सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ सकता था। वो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और इंटीमेट पलों को शादी की रात के लिए बचाकर रखना चाहती थी, ताकि मुझे एक परफेक्ट पत्नी मिल सके। मुझे थोड़ी निराशा तो होती थी, लेकिन उसके इस फैसले से मैं इमोशनली उसकी और ज्यादा इज्जत करने लगा था। पर जब कभी मैं अंदर से बहुत बेचैन हो जाता, तो अपनी वो बेचैनी मिटाने के लिए दीवार के उसी छेद से फिर से आजहन को देखने लगता। अब उसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर्स तो नहीं आते थे, लेकिन जो भी आते वो हर उम्र के होते, सफेद बालों वाले बूढ़ों से लेकर मुझसे भी छोटी उम्र के लड़के तक। उसका रेट फिक्स था, 300 युआन, और वो सिर्फ कैश ही लेती थी। वो जो पहले वाला आदमी था, वो उसका रेगुलर कस्टमर था, इसलिए आजहन उसके साथ बहुत प्यार और अपनापन दिखाती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आजहन की कमाई मेरी खुद की इनकम से कहीं ज्यादा थी। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं और दबाकर पैसा कमाते हैं। ये देखकर मुझे थोड़ी जलन भी होती थी और थोड़ा अजीब भी लगता था। खैर, देखते ही देखते 1 महीना और बीत गया और आखिरकार शियाओ युए मुझे किस करने के लिए राजी हो गई। वो उस वक्त बेहद नर्वस थी, अपनी आंखें बंद किए हुए डर रही थी और उसने बहुत ही सीरियस होकर मुझसे बात की। उसने मुझसे वादा किया
कि वो इस जन्म में मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी। मैं तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर था। मुझे हमेशा यही लगता था कि मुझ जैसे मामूली लड़के को कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। उसके माता पिता सीधे साधे किसान हैं और ज्यादा बोलते चालते नहीं हैं। इसलिए शादी का सारा फैसला उसके भाई पर छोड़ दिया गया है। सारी पावर उसके भाई के हाथ में थी। मैंने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने भाई की बात मानकर मेरे साथ अपनी छोटी सी दुनिया अच्छे से बसाएगी। उस दिन उसने पहली बार मुझे खुद आगे बढ़कर किस किया और काफी देर तक मुझे अपनी बाहों में समेटे रखा। इस बात को 2 दिन ही बीते थे कि उसके भाई का फोन आया। श्याओ युए ने वो फोन मुझे थमा दिया। दूसरी तरफ से उसके भाई ने कहा कि वो हमारे इस रिश्ते से पूरी तरह खुश हैं और इसे सपोर्ट करते हैं, बशर्ते मैं श्याओ युए को हमेशा खुश रखूं। उन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। बस एक ही शर्त रखी कि मुझे 1,88,000 युआन दहेज तैयार रखने होंगे। इतने पैसे तैयार होते ही हम शादी की बात आगे बढ़ा सकते थे। श्याओये मेरा चेहरा देखकर मेरी सिचुएशन समझ गई। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई तो उसने जल्दी से बात संभालते हुए समझाया कि उनके गांव में दुल्हन की स्टैंडर्ड कीमत वैसे तो 2,88,000 युआन होती है, लेकिन उसके भाई ने खुद अपनी मर्जी से इसे 1,00,000 युआन कम कर दिया है। उसने ये भी कहा कि शादी के बाद वो ये सारे पैसे हमें वापस लौटा देगा, ताकि हम अपने छोटे से परिवार की शुरुआत कर सकें। वैसे तो 1,88,000 युआन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मेरे मम्मी पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी। मैं काफी उदास होकर अपने किराए के कमरे में लौटा और सिर पकड़कर घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहा। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और दोपहर के समय भी कमरा बर्फ की तरह ठंडा रहता था। तभी अचानक बगल वाले फ्लैट का दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। मैं पहले से ही परेशान था, तो दिमाग हटाने के लिए दीवार के उस छेद के पास चला गया। वहां मुझे आह झेन की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, कितना टाइम हो गया, क्या तुम मुझे भूल गए? आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा था, इसलिए जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिला मैं तुमसे मिलने चली आई। तभी उस आदमी की आवाज आई। उसने पूछा, क्या आजकल कोई और मर्द तुमसे मिलने यहां नहीं आया? ये सुनते ही आजन एकदम सन्न रह गई। फिर उसने गुस्से में उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। वो चिल्लाई, तुम्हारी नजर में मैं आज भी वही बाजारू औरत हूं ना? निकल जाओ यहां से और फिर कभी मेरे सामने मत आना। वो आदमी हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उस आदमी ने जल्दी से सफाई दी और आजन को मनाने के लिए गले लगा लिया। वो बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये सुनकर आजन का दिल पिघल गया और उसने भी उसे गले लगा लिया। ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया। नीचे वो बेचारा बूढ़ा वांग कड़ाही में खाना पकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। आने जाने वाले कस्टमर्स के सामने हाथ जोड़ रहा था और ऊपर उसकी प्यारी बीवी किसी और मर्द की बाहों में प्यार जता रही थी। ये सब सोचना ही बड़ा अजीब और उलझा हुआ था। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए। आज़ैन एक छोटी बच्ची की तरह उस आदमी के सीने से लग गई और धीरे से बोली, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं अब अकेले कुछ काम शुरू करना चाहती हूं। अभी एक बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कई गुना ज्यादा कमा सकती हूं, लेकिन अभी थोड़े पैसों की कमी पड़ रही है। उसने पूछा, कितने पैसों की कमी है? कम से कम 2,00,000 युआन, और अगर ज्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। आज़ैन के मुंह से ये सुनते ही वो आदमी खुशी के मारे बिस्तर से कूद पड़ा। उसने आज़ैन को कसकर गले लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोला, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें यहां से अपने साथ ले जाऊंगा। हम शंघाई, शेंज़ेन या जहां तुम चाहो वहां जाकर रहेंगे। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आज़ैन बहुत इमोशनल हो गई और उसने उस आदमी को भींच लिया। मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मैं अब इस तरह की जिंदगी और नहीं जी सकती। वो आदमी तसल्ली देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो। एक बार ये पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। आज़ैन ने कहा,
ये पैसे तो ओल्ड वांग की बचत और मेरी शादी के शगुन के हैं। तुम मुझे इस तरह नहीं दे सकते। लेकिन उसने जिद की। मैं कल ही बैंक से पैसे निकाल लूंगा। तुम परसों आकर मुझसे ले जाना। वहां से जाने से पहले आजेन ने उस आदमी को आह क्यांग कहकर आवाज दी। पूरा माजरा देखकर मैं दंग रह गया। बेचारे बूढ़े वांग ने आजेन को अपनी पूरी जिंदगी की बचत और शगुन के पैसे सौंप दिए थे, और आजेन उन पैसों का इस्तेमाल अपने एक कस्टमर को रईस बनाने के लिए करने जा रही थी। मुझे शियाओयुए से शादी करने के लिए सगाई के तौर पर 1,88,000 युआन की जरूरत थी, और यहां इस आ कियांग को बैठे बिठाए पैसे मिल रहे थे। ये सोचकर मुझे आ कियांग से एक अजीब सी जलन होने लगी। मुझे ओल्ड वांग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और तभी मेरे खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया और बुरा आइडिया आया। अगली सुबह आजेन और ओल्ड वांग दोनों साथ में बाहर गए और दोपहर के वक्त हाथ में एक बड़ा सा थैला लेकर लौटे। मैंने छेद से देखा कि आजेन ने उस थैले से पूरे 3 लाख युआन कैश निकाले, उन्हें 3 अलग-अलग भूरे रंग के कागज के लिफाफों में भरा और दरवाजे के पास रखे फ्रीजर के नीचे छिपा दिया। ये वही फ्रीजर था जिसमें ओल्ड वांग अपने रेस्टोरेंट के राशन का सामान रखता था। उस फ्रीजर के पास एक और खाली डिब्बा पड़ा था, शायद कबाड़ समझकर फेंक दिया गया था। खैर, जैसे ही आजेन ने वहां पैसे छिपाए, तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से ओल्ड वांग की आवाज आई, आजेन, मैंने कुछ नई डिशेस बनाई हैं, जरा नीचे आओ और मेरे लिए कुछ मसाले ले आओ। आजेन चहकते हुए बोली, ठीक है डार्लिंग, मैं अभी नीचे आती हूं। वैसे भी दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। जैसे ही आजेन नीचे गई, मेरे दिमाग पर भूत सवार हो गया। मैं चुपके से खिड़की के रास्ते उसके फ्लैट में घुस गया। फ्रीजर के नीचे हाथ मारकर वो भूरे कागज के लिफाफे निकाले और तुरंत वापस अपने कमरे में आ गया। अगर मैं पकड़ा जाता तो क्या होता? ये सोचने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मैं अपने कमरे में बेहद नर्वस होकर बैठा रहा। काफी देर तक उधेड़-बुन में रहने के बाद मैंने उन कागज के लिफाफों को अपनी रसोई के कैबिनेट के नीचे छिपा दिया। आजैन दोपहर भर घर नहीं लौटी। देर रात को आजैन और लाओ वांग एक साथ घर वापस आए। अंदर आते ही लाओ वांग ने कहा, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम बेड पर मेरा वेट करो, अपने कपड़े मत उतारना। आजैन ने उस वक्त टाइट्स और लेदर के बूट्स पहन रखे थे। वो सर्दियों में भी गर्मियों की तरह ही हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी। किस्मत से आजैन अपने फोन में इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान फ्रीजर के नीचे गया ही नहीं। अब मुझे उनके रोज रोज के उन्हीं सीन्स को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस यही चाह रहा था कि वे जल्दी से सब खत्म करें, ताकि मैं भी लाइट बंद करके सो सकूं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक आ कियांग वहां पहुंचा। कुछ देर रोमांस करने के बाद उसने बेसब्री से पूछा कि पैसे कहाँ हैं। आजैन थोड़ी नखरे दिखाने लगी और पहले तो बताने से मना कर दिया। आ कियांग ने उसे काफी देर तक मनाया, उससे शादी करने और सिर्फ उसी से प्यार करने की कस्में खाईं। तब जाकर आजैन ने फ्रीजर की तरफ इशारा किया और बोली, पूरे 3 लाख हैं, ये सब अब तुम्हारे हुए। आ कियांग ने खुशी के मारे आजैन को किस कर लिया। डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर वो तुरंत जमीन पर झुका और फ्रीजर के नीचे पैसे ढूंढने लगा, पर अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वो घबराकर बोला, वहां तो कुछ भी नहीं है आजैन, नीचे कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सच में, खुद देख लो। आजैन ने शक की निगाहों से देखते हुए कहा। फिर वो खुद फर्श पर लेट गई और फ्रीजर के नीचे का पूरा कोना कोना छान मारा, पर वहां कुछ न पाकर वो सदमे से तुरंत उठकर बैठ गई और अपना सीना पकड़ लिया। पैसे? मेरे पैसे कहाँ गए? अब आ कियांग उसे शक की नजरों से देखने लगा और बोला, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, पैसे कहाँ हैं? आजैन रोने जैसी होकर बोली, वो साफ साफ यहीं नीचे थे, मैंने खुद अपने हाथों से रखे थे, वो ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? ये सुनते ही आ कियांग का चेहरा एकदम बदल गया। उसने गुस्से में अपने कपड़े समेटे और बोला, अब मैं सब समझ गया कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। कियांग ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। आजैन रोते हुए गिड़गिड़ाई, नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सचमुच बैंक से 3 लाख युआन निकाले थे। सारा कैश लिफाफों में भरकर मैंने खुद इसी फ्रीजर के नीचे रखा था। ये सुनते ही आ कियांग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हाथ उठाकर आजैन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आजैन चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी।
कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? आ कियांग ने गुस्से में अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और आ झेन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, मैंने वहां बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। अब बता, पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? बेल्ट की कई चोटें खाने के बाद आ झेन दर्द से कराहती हुई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने रोते रोते आ कियांग के पैर कसकर पकड़ लिए और रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन आ कियांग गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने बेल्ट फेंक दी, आ झेन की गर्दन दबोची और उसे किसी मुर्गी के बच्चे की तरह घसीटते हुए उत्तर दिशा वाली खिड़की की तरफ ले गया। उस खिड़की से सीधे नीचे ओल्ड वांग का रेस्टोरेंट दिखाई देता था। ओल्ड वांग अगर बस एक बार ऊपर नजर उठाता तो उसे अपनी बीवी खिड़की पर इस तरह पिटती और जलील होती हुई साफ दिख जाती। आ कियांग ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए क्रूरता से कहा, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी लाश को इसी गली की सड़क पर टांग दूंगा। आ कियांग के जाने के बाद आ झेन बेदम होकर घिसटती हुई बेड तक गई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। आखिर वो इतनी खूबसूरत औरत थी, उसकी ऐसी हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाता। तभी आ झेन ने एक सिगरेट जलाई। जैसे ही उसने धुएं का कश छोड़ा, उसकी आंखों के आंसू सूख गए और उनमें एक अजीब सा ठंडापन आ गया। उसने फोन उठाकर किसी को नंबर मिलाया। सुनो लहसुन, घर में बहुत चूहे हो गए हैं। तुम्हारे पास वो चूहे मारने वाली जहर की दवा है जो तुम पिछली बार बात कर रही थी? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ दुकान पर रखी है, मैं बाद में तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। आ झेन बोली, ठीक है, मुझे चूहों से बहुत डर लग रहा है, थोड़ी ज्यादा दवा ले आना। दीवार के पीछे खड़ा मैं अच्छे से समझ गया कि आ झेन चूहों को मारने के लिए जहर नहीं मंगा रही थी। वो तो किसी और को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही थी। अरे यार शिट, अगर यहां किसी का मर्डर हो गया तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही होऊंगा, क्योंकि पैसे मैंने चुराए हैं। ये सोचते ही घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मुझे पसीना आ गया। कुछ मिनटों बाद बूढ़ा वांग नीचे से ऊपर घर आया और उसने कई प्लास्टिक बैग्स में लिपटी हुई कांच की एक छोटी शीशी आ झेन के हाथ में थमा दी। ओल्ड वांग ने उसे बार बार टोकते हुए वार्निंग दी, बहुत संभाल कर रखना इसे, इसे छूने से भी जान जा सकती है। चलो अब जल्दी से नीचे आओ और खाना खा लो। जैसे ही ओल्ड वांग नीचे गया, आ झेन ने खिड़की से बाहर झांक कर पक्का किया कि वो वापस दुकान पर पहुंच गया है। फिर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और दोबारा आ कियांग का नंबर मिलाया। वो बेहद मीठी आवाज में बोली, कियांग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैंने सचमुच पैसे निकाल कर रखे हैं। तुम आज दोपहर को घर आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूं। कियांग फोन पर एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं दोपहर में आकर पैसे ले जाऊंगा। फोन पर आ कियांग आगे बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बस मुझसे वो इंसान बर्दाश्त नहीं होता जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और वो मुझसे झूठ बोले। खैर, मैं जल्दी में हूं, दोपहर को मिलता हूं। उधर आ झेन जैसे ही ये सब सुनकर जल्दी से अपने कमरे के अंदर गई और 3 फाइल फोल्डर निकालने लगी। मैंने मौका देखा कि वो पूरी तरह बिजी है। मैंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। मैं चुपके से वापस उसके फ्लैट में घुसा और वो चुराए हुए पैसे चुपचाप उसी फ्रीजर के नीचे वापस रख दिए। ये सब करने के बाद मैं दबे पांव अपने कमरे में लौट आया और खुद को शांत करने के लिए गेम खेलने लगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरा दिमाग इस पूरे मामले से हट जाए। शाम के ठीक 5 बजे आह कियांग दोबारा वहां पहुंचा। आ झन ने अंदर आते ही उसे कोक की एक बोतल थमा दी। आह कियांग ने उसे तुरंत पिया नहीं, बल्कि उसने आगे बढ़कर आ झन को गले लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे सुबह तुम पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आ झन ने धीरे से जवाब दिया, मुझे पता है, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। अब ये पैसे, मैं और मेरी ये जिंदगी, सब तुम्हारी है। आ कियांग ने आ झन के पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा। आ झन ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम थक गए हो? प्यास लगी है क्या? प्यास? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। आ कियांग से और सब्र नहीं हो रहा था।
उसने बिना वक्त गवाए कमरे का कोना कोना छानना शुरू कर दिया। तकिए, बेड साइड टेबल, अलमारी सब देख डाला और जल्द ही उसकी नजर उसी फ्रीजर पर पड़ी। आ झैन बिना हिले डुले बस उसे देखती रही। तभी आ कियांग ने फ्रीजर के नीचे हाथ मारा और सचमुच वहां से भूरे कागज के वो 3 लिफाफे निकाल लिए। वो खुशी से चिल्लाया, पूरे 3 लाख! पर ये लिफाफे इतने तेल से सने हुए कैसे हैं? खैर छोड़ो, आज हैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये देखकर आज हैन के हाथ से कोक की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई और बेड के किनारे सारा लिक्विड बिखर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो पैसे गायब हो गए थे वो वापस कैसे आ गए। आ कियांग ने पैसे जेब में रखे, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बोला, जैसे ही मैं अमीर हो जाऊंगा तुमसे शादी कर लूंगा। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और वहां से रफू चक्कर हो गया। पीछे बची आ झैन की आंखें एकदम बेजान सी हो गई थीं। वो इसी सोच में डूबी थी कि आखिर वो पैसे वापस कैसे आ गए। कुछ ही देर बाद नीचे से बूढ़ा वांग घर लौटा। मकान मालिक से उसकी भयंकर लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसने पैर पटकते हुए दरवाजा खोला और घर में घुसते ही गालियां देने लगा। साले ने 10 साल तक किराया ना बढ़ाने की बात की थी और अभी सिर्फ 3 साल ही बीते हैं कि उसने किराया सीधे डबल कर दिया। आज हैन ने उसे शांत करने के लिए पानी का एक गिलास आगे बढ़ाया। शांत हो जाओ डार्लिंग, तुम्हारे हाथ में हुनर है, तुम कहीं भी दुकान खोलकर पैसे कमा सकते हो। लेकिन ओल्ड वांग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पानी का गिलास उठाया और जमीन पर पटक कर चूर चूर कर दिया। वो दहाड़ा, मैं अब कभी कोई दुकान किराए पर नहीं लूंगा। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और खुद मकान मालिक बनूंगा। वो जो हमारी 3 लाख की सेविंग्स रखी है वो मुझे दे दो। मैं अभी जाकर एक परमानेंट दुकान खरीद लेता हूं, फिर देखता हूं कि कौन सा मकान मालिक मुझे धमकाने की हिम्मत करता है। वो पैसे। आज हैन काटो तो खून नहीं, वो वहीं सुन्न खड़ी रह गई। ये देखकर बूढ़े वांग ने फिर से चिल्लाकर कहा, जाओ, वहां बुद्ध बनकर क्यों खड़ी हो? पैसे लाओ। आज हैन ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही मुझे दीवार के पीछे से किसी चीज के टूटने फूटने की हल्की आवाजें आने लगीं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत दीवार के उस छेद से झांकने लगा। मैंने देखा कि इस बार बूढ़े वांग में आज हैन को जमीन पर पटक रखा था और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए चिल्ला रहा था, कमीनी वैश्या, पैसे कहाँ हैं? मैंने तुझे उस कोठे से छुड़ाने के लिए अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगा दी थी और तूने, जल्दी बता, पैसा कहाँ है? बूढ़ा वांग चिल्ला रहा था। आज हैन बुरी तरह पिट चुकी थी और घायल पड़ी थी। उसमें पलटकर जवाब देने या विरोध करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। बताती है या नहीं? बूढ़े वांग ने पागलों की तरह पास ही पड़ा हुआ रसोई का चाकू उठा लिया और उसे आज हैन की गर्दन पर अड़ा दिया। डर के मारे आज हैन की एक तेज चीख निकल गई और उसका पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह अकड़ गया। चाकू बेड के किनारे से जाकर टकराया, पर किस्मत से आज हैन को चोट नहीं लगी। लेकिन बूढ़े वांग ने हार नहीं मानी। उसने चाकू फिर से हवा में उठाया। यह खौफनाक मंजर देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं तुरंत छेद के पास से हटा, अपने कमरे की तरफ भागा और हड़बड़ाहट में कंप्यूटर चालू करके कोई गेम खेलने लगा। मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर थरथरा रहा था। बगल के फ्लैट में मर्डर होने का खौफ इस कदर था कि मुझे अपनी ही इस जासूसी वाली हरकत पर अंदर ही समय बीतता जा रहा था, पर डर के मारे मुझ में अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी अचानक खट खट खट, कोई मेरे फ्लैट का दरवाजा खटखटा रहा था। वो आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो मेरा दिल हलक में आ जाएगा। दस्तक बंद नहीं हो रही थी। मैंने किसी तरह अपने बिखरे हुए हौसले बटोरे, खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और पूछा, कौन है? बगल से बूढ़ा वांग हूं। आया, बस 1 मिनट। मैंने जल्दी से अपने कानों पर बड़े वाले हेडफोन लगा लिए ताकि ऐसा लगे कि मैं गेम में बिजी था, और फिर दरवाजा खोला। मैंने पूछा, अरे वांग बॉस, आप इस टाइम दुकान पर नहीं है क्या आज? बूढ़े वांग का चेहरा एकदम सपाट और भावहीन था। उसने रूखे स्वर में पूछा, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपने कानों पर लगे हेडफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस गेम खेल रहा था, मैंने ये लगा रखे थे,
इसलिए जब तक आपने जोर से नॉक नहीं किया मुझे पता ही नहीं चला। बूढ़े वांग ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना पूछे सीधे मेरे कमरे के अंदर घुस आया। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बात संभालने के लिए बोला, अरे आइए आइए अंदर आइए। मैं यहां अकेला रहता हूं ना, इसलिए थोड़ा कबार खाना बना हुआ है। बूढ़ा वांग पूरे कमरे में इधर उधर घूमकर चीजों को देखने लगा। फिर उसने बालकनी की तरफ रुख किया और वहां लगी रेलिंग को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसने आगे बढ़कर लोहे की रेलिंग को पकड़ा और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा, पर वो मजबूती से फिक्स थी और जरा भी नहीं हिली। बूढ़े वांग ने पलटकर मेरी तरफ देखा और पूछा, मेरी बालकनी में बहुत सारा सामान ठसा पड़ा है, उससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? मैंने तुरंत कहा, बालकनी? अरे वांग भाई, मैं तो कभी बालकनी की तरफ जाता ही नहीं। वहां से इतनी बदबू आती है कि मैं तो खुद इस खिड़की दरवाजे को हमेशा के लिए सील करने की सोच रहा हूं। दरअसल हमारी ये पुरानी बिल्डिंग उत्तर दिशा में उसी फास्ट फूड स्ट्रीट की तरफ खुलती थी जहां बूढ़े वांग का रेस्टोरेंट था, और दक्षिण दिशा में ठीक नीचे कचरा डंप करने का स्टेशन था। वहां के गंदे पानी और कचरे की बदबू इतनी गंदी थी कि इस बिल्डिंग के लगभग सभी किराएदारों ने अपनी दक्षिण वाली बालकनियां हमेशा के लिए बंद कर रखी थीं, और हमारी बालकनियां भी बस लोहे की एक पतली सी रेलिंग के फासले पर एक दूसरे से बिल्कुल सटीक जुड़ी हुई थीं। चलो अच्छा है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो बढ़िया है। इतना कहकर बूढ़ा वांग वापस कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो गया, मैंने राहत की सांस ली और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। गेम ओवर हो चुका था और स्क्रीन पर गेम समाप्त लिखा आ रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में एक लाइन लिखकर आ रही थी, ये गेम 26 मिनट तक चलेगा। मैं अपनी आंखें सिकोड़कर सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है। तभी मैंने पूछा, वैसे वांग भाई, कोई खास बात है क्या? बूढ़ा वांग बोला, अरे खास बात क्या होगी? कहते हैं ना कि दूर के रिश्तेदार से पास का पड़ोसी ज्यादा काम आता है। बस ऐसे ही मैं तुम्हें एक ड्रिंक पर ले चलना चाहता हूं। अभी? मैंने अपने फोन में टाइम देखा। दोपहर के ठीक 5 बज रहे थे। मैंने कहा, इस टाइम तो आपकी दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं होती, है ना? बूढ़े वांग ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे दुकान पर लड़के हैं, वो संभाल लेंगे। चलो चलो, कहीं बाहर चलते हैं, 2 घूंट मारेंगे। मैंने भी बात टालना ठीक नहीं समझा। ठीक है, चलिए। मैं बूढ़े वांग के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर आया। हम फास्ट फूड वाली गली से बाहर निकले और कुछ 100 मीटर दूर एक बारबेक्यू स्टॉल पर जाकर बैठ गए। तुम मेरी बीवी से मिल चुके हो ना? बूढ़े वांग ने हमारे लिए कबाब और बियर का ऑर्डर देते हुए अचानक पूछा। उनके इस सीधे सवाल पर मैंने झेप कर अपनी नजरें नीचे कर ली। हाँ, बस एक बार सीढ़ियों पर आमना सामना हुआ था। मेरी तरफ देखे बिना ही बूढ़े वांग ने अगला सवाल दागा। कैसी लगती है वो तुम्हें? मैंने संभल कर जवाब दिया, भाभी बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर बूढ़ा वांग ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्या तुम्हें कभी अचंभा नहीं होता कि मुझ जैसा थुलथुल आदमी इतनी सुंदर लड़की से कैसे शादी कर गया? मैंने भी बात बनाने के लिए उसकी चापलूसी शुरू कर दी। अरे नहीं वांग भाई, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? आपके पास बढ़िया चलता हुआ काम है, अच्छी खासी कमाई है और हाथ में हुनर है। आजकल के जमाने में ऐसे मर्द कहाँ मिलते हैं जो खुद का खर्चा उठाने के साथ साथ बीवी को भी इतने ऐश से रख सकें। बूढ़े वांग ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। छोटे भाई, तुम सारा दिन घर पर बस गेम ही खेलते रहते हो। बाहर निकलकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैंने अपने चेहरे के हाव भाव नॉर्मल रखने की कोशिश की। अरे वांग भाई, गेम खेलना भी आजकल एक काम ही है। आपको पता नहीं है कि दुनिया में ऐसे बहुत से रईस लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, पर गेम खेलने का टाइम या सब्र नहीं है। वो अपनी आईडी आगे बढ़ाने के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे देते हैं। बूढ़े वांग ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा, तो ये तो वैसा ही हुआ कि खुद खाना पकाने के बजाय किसी शेफ को पैसे देकर घर पर बुला लेना। धीरे धीरे उसकी बातें नॉर्मल होती गईं और उसका गुस्सा भी शांत पड़ता दिखाई दिया। मैंने चैन की सांस ली कि चलो, फिलहाल के लिए मैं सेफ हूं। शराब का नशा चढ़ने पर बूढ़ा वांग अपने मकान मालिक को गालियां देने लगा। वो बोला कि मकान मालिक बड़ा नीच इंसान है, जो उसे वहां से भगाने के लिए बार बार किराया बढ़ा रहा है, और अब तो उसके रेस्टोरेंट के स्टाफ को भी भड़का रहा है ताकि उसकी दुकान हड़प सके।
मैंने उससे पूछा कि अब आगे का क्या प्लान है, तो वो मायूस होकर बोला कि वो यहाँ का लोकल नहीं है, इसलिए यहाँ के गुंडों से मुकाबला नहीं कर सकता। वो अब सब कुछ समेटकर अपने गांव वापस लौटने की सोच रहा है। उसकी बातें सुनकर मैं मन ही मन समझ गया कि वो यहां से भागने की तैयारी कर रहा है। मैंने ऊपर से अफसोस जताते हुए कहा, यार, ये तो बहुत बुरा होगा। इस इलाके के लोगों को फिर इतना स्वाद खाना खाने को नहीं मिलेगा। हम रात के 11 बजे तक बैठकर पीते रहे और फिर घर की तरफ निकल पड़े। कमरे में पहुंचकर मैंने चुपचाप अपना मेन दरवाजा लॉक किया और दबे पांव सीधा दीवार के उस छेद के पास पहुंच गया। दीवार के पार बूढ़ा वांग फ्रीजर के सामने बेड के कोने पर अकेला बैठा सिगरेट फूंक रहा था। पूरे कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं था। आज झेन वहां से गायब थी। वो कमरे में बिल्कुल अकेला था। जैसे ही उसकी सिगरेट बुझी, बूढ़े वांग ने खड़े होकर उस फ्रीजर का ढक्कन उठाया। तभी मुझे फ्रीजर के अंदर से गुलाबी पजामे में लिपटा हुआ एक हाथ दिखाई दिया। बूढ़े वांग ने अंदर की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और क्रूरता थी। अगले ही दिन ओल्ड वांग के रेस्टोरेंट के बाहर एक नोटिस चिपक गया कि पारिवारिक कारणों से दुकान कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी। दोपहर को एक मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी का ट्रक नीचे आकर रुका। कई मजदूर ऊपर ओल्ड वांग के फ्लैट में गए और सारा सामान, बैग, पैकेट और यहां तक कि वो फ्रीजर भी उठाकर ट्रक में लाद दिया। ओल्ड वांग अचानक उस गली से हमेशा के लिए गायब हो गया। जब आस पड़ोस के लोगों ने बात की कि वो कहाँ गया, तो किसी ने ये तक नहीं पूछा कि वो अपनी बीवी को अपने साथ क्यों नहीं ले गया। जिंदगी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से नॉर्मल हो गई। कभी कभी दुनिया ऐसी ही होती है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो जाए, वक्त के साथ सब बीत जाता है। ओल्ड वांग की दुकान में जल्द ही तोड़ फोड़ और मरम्मत का काम शुरू हो गया। ओल्ड वांग के रेस्टोरेंट का वो पुराना साइन बोर्ड हटाकर मलबे के साथ फेंक दिया गया और कुछ ही दिनों में पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ वहां एक नया हॉट पॉट रेस्टोरेंट खुल गया। इस बीच शियाओ युए मुझे बार बार शादी का प्रपोजल लेकर घर आने के लिए दबाव बनाने लगी। वो अब पहले जैसी समझदार नहीं रही थी। ये अच्छे से जानते हुए भी कि मैं 1,88,000 युआन का इंतजाम नहीं कर सकता, वो फिर भी मुझसे जिद करती रही कि मैं उसके भाई को जाकर कोई जवाब दूं। गंदे पानी की बदबू से घिरे उस छोटे से किराए के कमरे में बैठे बैठे जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता कि कैसे बस कुछ चोटों और एक जहर की शीशी से एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो सकती है, कैसे वफादारी और शादी जैसी चीजें महज 300 युआन के सौदे से भी ज्यादा खोखली हैं, तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। अंत में सिर्फ पैसा और धोखा ही बचता है। इसी करवाहट में आकर मैंने शियाओ युए से ब्रेकअप कर लिया। वो बहुत गुस्से में थी। हमारे बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। उसने मुझे खूब भला बुरा कहा और गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई। ये मेरी लाइफ का पहला दिल टूटना था, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि मैंने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सोचकर मन को थोड़ा दिलासा मिला कि वो अपनी पवित्रता के साथ किसी और अच्छे लड़का से शादी करके खुश रह सकती है। मैं लगभग 1 हफ्ते तक इस सदमे में रहा और तभी अचानक शियाओ युए ने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया, जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। उसने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि वो नासमझ थी और उसने हमारे रिश्ते की कद्र नहीं की। उसने बताया कि उसने अपने घर पर बात कर ली है और उसके घरवाले अब बिना किसी दहेज, बिना घर या गाड़ी की डिमांड के हमारी शादी के लिए तैयार हैं। उनकी बस एक ही शर्त थी कि मैं शियाओ युए को हमेशा खुश रखूं। यहां तक कि वो बिना किसी धूमधाम या शादी की दावत के भी कोर्ट मैरिज करने को राजी थे। उसने मुझसे मिलने की बहुत जिद की और मेरा दिल पिघल गया। आखिर वो मेरा पहला प्यार थी। जैसे ही हम मिले, वो दौड़कर मेरी बाहों में आ गिरी और रोते हुए बोली कि वो अब अकेले नहीं रहना चाहती। वो बहुत अकेली पड़ गई है और बस मेरे साथ रहना चाहती है। उसकी वो छोटी सी मासूम और बेबस सूरत देखकर मैं एक बार फिर उस पर पूरी तरह लट्टू हो गया। उसी रात हमारे बीच सब कुछ हो गया। इसके बाद मैंने अपना वो फ्लैट एक सब लेटिंग एजेंसी को सौंप दिया, सिगरेट और शराब के पीछे अपनी बची कुची सेविंग्स खर्च की और शियाओ युए को उसके मम्मी पापा से मिलवाने उसके गांव ले गया। वहां सब कुछ बहुत आराम से हो गया। उसके माता पिता ने बिना किसी डिमांड के हमारी शादी के लिए हां कर दी।
श्याओ युए एक शर्मीली बच्ची की तरह हमेशा अपनी नजरें नीची रखती थी और डर के मारे मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। मुझे वहां उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। श्याओ युए ने बताया कि वो किसी कोस्टल सिटी में काम करने गया हुआ है। चलो अच्छा ही था, कम से कम नुक्स निकालने वाला एक आदमी कम था। बाद में हम मेरे होम टाउन वापस आ गए। मेरे मम्मी पापा श्याओ युए को देखकर फूले नहीं समाये। उन्होंने खुश होकर कहा कि लड़की बड़ी गोल मटोल और संस्कारी है, हमारे घर को बच्चों की किलकारियों से भर देगी। ठीक 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। जिंदगी के उस मोड़ पर जहां मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका था। शादी की महफिल, मिठाइयों और रिश्तेदारों की अनगिनत बधाइयों के बीच मैं उस पुरानी दुनिया को पूरी तरह भूल गया। मैं लाओ वांग को भूल गया और उस फ्रीजर में ठसी हुई लाश को भी दिमाग से निकाल दिया। मुझे बस धुंधला सा याद था कि उसका नाम आह झेन था और उसका पास्ट बड़ा शर्मनाक था। अब शियाओ युए के लिए मैंने दिन रात एक करके पैसे कमाना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मैंने जीरो से शुरुआत की, बहुत स्ट्रगल किया और आखिरकार मुझे एक रियल एस्टेट सेल्स पर्सन, प्रॉपर्टी डीलर की नौकरी मिल गई। पता नहीं शियाओ युए मेरे लिए कितनी लकी साबित हुई कि मेरे प्रमोशन के कुछ ही समय बाद जिस एरिया की जिम्मेदारी मुझे मिली थी, वहां एक बहुत बड़ा स्कूल खुलने का अनाउंसमेंट हो गया। देखते ही देखते वहां का रियल एस्टेट मार्केट आसमान छूने लगा और मैंने अपनी मेहनत के दम पर पहली बार छप्पर फाड़कर पैसा कमाया। कुछ ही समय बाद शियाओ युए प्रेग्नेंट हो गई। जब हम चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। किराए के मकान से अपना खुद का घर खरीदने तक, शहर के कोने से लेकर मेन सिटी के पॉश इलाके में आने तक और पति पत्नी से सीधे 4 लोगों का परिवार बनने तक का सफर शानदार रहा। मुझे लगा कि जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो मुझे इतनी कृपा की और हमेशा परफेक्ट रहा। मैं बाहर पैसे कमाने में जुटा रहता और शियाओ युए घर पर बच्चों की देखभाल करती। मैं अक्सर अपने दोस्तों से मजाक में कहता कि देखो यार, मुझे वीडियो गेम खेलते खेलते इतनी कमाल की बीवी मिल गई। सचमुच, जब तक आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, तब तक एक आम इंसान की जिंदगी में भी सच्चा प्यार आ सकता है। देखते ही देखते मेरे दोनों बेटे 8 साल के हो गए और हमारी शादी को पूरे 10 साल बीत गए। इस खास मौके का जश्न मनाने और शियाओ युए को सरप्राइज देने के लिए मैंने पूरे परिवार को एक ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाया। मैंने घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें शॉर्टलिस्ट की, लेकिन मेरे दोनों बेटे किसी एक जगह पर राजी ही नहीं हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अपनी इस ट्रिप की शुरुआत कहां से करें। तभी मैंने ऑनलाइन एक ट्रैवल वीडियो देखा। उसमें वीडियो बनाने वाला शख्स जिद करके दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों के एक छोटे से कस्बे में गया था। वीडियो में पहाड़ की आधी ऊंचाई पर बना एक बेहद खूबसूरत गेस्ट हाउस दिखाया गया था। वहां का माहौल सचमुच सुकून देने वाला था। ऑनलाइन रिव्यूज में लोगों ने बताया था कि उस गेस्ट हाउस का मालिक पहाड़ के नीचे एक स्पेशल रेस्टोरेंट भी चलाता है, जहां वहां के लोकल लजीज पकवान मिलते हैं और वो जगह टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है। शियाओ युए ने कहा कि जब बच्चे वहां जाने की जिद कर रहे हैं तो वो भी चलना चाहती है, और मैंने भी उसकी बात मान ली। वैसे भी मैं बड़े शहर की भागदौड़ से थक चुका था, इसलिए किसी शांत और छोटी जगह पर घूमना एक अच्छा आइडिया था। मैंने तुरंत ट्रेन के टिकट करवाए और उस गेस्ट हाउस में एक शानदार आंगन वाला स्वीट बुक कर लिया। 10 घंटे का वो सफर बच्चों के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। मैं और शियाओ युए बारी बारी से सो रहे थे और लगातार बच्चों पर नजर रखे हुए थे कि कहीं वे इधर उधर ना निकल जाएं। लेकिन जैसे ही हम थके हारे उस पॉपुलर रेस्टोरेंट में पहुंचे, काउंटर की तरफ देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग सन रह गया। क्या आजन मर नहीं गई थी? जो पुरानी यादें मैंने सालों से अपने अंदर दफन कर रखी थीं, वो अचानक एक झटके में जिंदा हो गईं। वो पुरानी बिल्डिंग, लोहे की रेलिंग, फ्रीजर के अंदर गुलाबी पजामे में लिपटा हुआ वो हाथ और वो बूढ़ा वांग जिसने एक बार मुझे खामोश रखने के लिए डराया था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। पूरे 10 साल बीत चुके थे, पर मुझे खुद नहीं पता कि मैंने बस एक नजर में कैसे पहचान लिया कि काउंटर के पीछे खड़ी औरत आजहन ही है। उसके वही लंबे बाल, उसकी वही रंगत, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज। ऐसा लगा मानो किसी पुरानी फिल्म की रील मेरे दिमाग में दोबारा चलने लगी हो और उसका हर एक सीन बिल्कुल साफ हो। वेटर शियाओ युए और बच्चों को टेबल की तरफ ले गया।
लेकिन मैं काठ बनकर वहीं काउंटर से थोड़ी दूर खड़ा रहा। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। तभी अचानक आजहन की नजर मुझ पर पड़ी। मैंने घबराकर तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और वहां से पलटने की कोशिश की, पर तभी मैं पीछे खड़े एक भारी भरकम शख्स के सीने से जा टकराया। अरे, तुम यहां? मैंने डरते डरते ऊपर देखा तो सामने ओल्ड वांग खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने तुरंत काउंटर की तरफ जोर से आवाज लगाई, भाग्यवान, जरा इधर आना। आजहन हैरान होती हुई हमारे पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ? कौन है ये? आप कौन है भाई साहब? मैंने किसी तरह अपने उड़ते हुए होशों को काबू में किया और चेहरे पर झूठी हैरानी लाते हुए बोला, अरे वांग बॉस और भाभी जी, तो आप दोनों इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं? भाई साहब, क्या गजब का इत्तेफाक है। जब उन्हें पता चला कि मैं यहां अपनी बीवी और बच्चों के साथ ट्रिप पर आया हूं, तो आज हैन ने बड़ी गर्मजोशी दिखाई और तुरंत हमारे लिए एक बेहतरीन नज़ारे वाला पर्सनल केबिन बुक कर दिया। इस अचानक हुई मुलाकात और उनके इतने वीआईपी ट्रीटमेंट से शियाओ युए भी थोड़ी हैरान रह गईं। आजहन आज भी खुद को बहुत मेंटेन करके रखती थी। उसकी स्किन अब भी उतनी ही गोरी और चमकदार थी। उसके सामने अगर मैं अपनी बीवी शियाओ युए को देखता, तो वो उसके मुकाबले बिल्कुल छोड़ो। ओल्ड वांग सच में बहुत मेहमान नवाज निकले। उन्होंने हमारी टेबल पर एक से बढ़कर एक डिशेस मंगवा दी, जिसमें उनके रेस्टोरेंट के स्पेशल बड़े कटोरे वाले लोकल पकवान और बच्चों की पसंद की कई तरह की मिठाइयां शामिल थीं। 2 पैग अंदर जाते ही ओल्ड वांग ने अपनी लंबी चौड़ी बातें शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे उस पुरानी गली को छोड़ने के बाद वे अपने गांव लौट गए थे, लेकिन वहां उनका काम ठीक से जमा नहीं। इसलिए वे आजहन को साथ लेकर इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में आ गए, ताकि यहां नए सिरे से अपना पुराना काम शुरू करके रेस्टोरेंट खोल सकें। ठीक 10 साल पहले की तरह आज भी हमारे गिलास आपस में टकरा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बातचीत को छोटा और नपा-तुला ही रखा। खाने की टेबल पर आजहन बीच बीच में बस एक दो शब्द ही बोल रही थीं, और उसके चेहरे पर हमेशा थोड़ी सी झिझक साफ दिख रही थी। लेकिन जब भी वो ओल्ड वांग की तरफ देखती, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन और कोमलता झलकती थी। और जब वो शियाओ युए को बच्चों को खाना खिलाते और उनकी केयर करते देखती, तो उसकी आंखों में एक जलन सी आ जाती थी। जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ पहाड़ों में एक गेस्ट हाउस में रुका हूं, तो ओल्ड वांग ने बड़े दिलवाले अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा कि मैं यहाँ जब तक चाहूं रह सकता हूं, सारा खर्चा उनका है। यहां तक कि मेरे पूरे ट्रिप के खाने पीने और रहने का सारा खर्च उठाने की बात भी उन्होंने कह दी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, तभी मेरा बड़ा बेटा थकान के मारे फूट फूट कर रोने लगा। शियाओ युए ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, हम दिन भर से ट्रेवल कर रहे हैं ना, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा थक गए हैं। क्या कोई हमें गेस्ट हाउस तक वापस छोड़ देगा? दरअसल मुझे वहां का रास्ता नहीं पता है। मैं तुरंत उनके साथ वापस जाने के लिए खड़ा होने ही वाला था कि तभी शियाओ युए ने धीरे से मेरा हाथ दबाया और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोली, तुम और वांग भाई सालों बाद इस तरह मिले हो। तुम दोनों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्यों ना तुम लोग बैठकर थोड़ी देर और ड्रिंक्स लो? मैं पहले बच्चों को लेकर गेस्ट हाउस चलती हूं, ताकि वे आराम कर सकें। भाभी, मैं आपको थोड़ी तकलीफ दे रही हूं। ये सुनकर आजहन ने लाओ वांग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, इसमें तकलीफ कैसी? मुझे तो ये दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप दोनों सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं। इसके बाद शियाओ युए आजहन के साथ दोनों बच्चों को लेकर उस केबिन से बाहर निकल रही और अंदर सिर्फ लाओ वांग और मैं ही रह गए। बूढ़ा वांग शराब के नशे में थोड़ा शर्माते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोला, छोटे भाई, हम सबने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा और मुश्किल समय देखा है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में मेरी तुमसे दोबारा कभी मुलाकात हो पाएगी। हम दोनों को बैठकर पीते हुए लगभग 20 मिनट ही हुए थे कि तभी आजहन ने बूढ़े वांग को फोन किया। वांग ने फोन को उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। उधर से आजहन बोली, डार्लिंग, आपकी परमिशन के बिना मैंने आपकी बीवी का कमरा बदल दिया है। असल में पूर्वी आंगन वाले उनके पुराने कमरे के बाहर ततैयों का एक बड़ा सा छत्ता था। मुझे डर था कि कहीं बच्चे उसे देखकर डर न जाएं या उन्हें काट न ले, इसलिए मैंने उन्हें उत्तरी आंगन वाले दाई शानजू स्वीट में शिफ्ट कर दिया है। बूढ़े वांग ने बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अपने भाई को लेकर अभी वहीं आ रहा हूं। उस पल मेरे दिल में बूढ़े वांग के लिए एक अजीब सी इज्जत और तारीफ का भाव जागा।
उधर फोन पर आजहन का लहजा बहुत ही कोमल और नरम था। उसकी आवाज में एक अजीब सी विनम्रता और संकोच साफ झलक रहा था, मानो पुराने जमाने के किसी नाटक में कोई रानी अपने राजा से बहुत नाप तौल कर और संभल कर बात कर रही हो। रास्ते में चलते हुए बूढ़े वांग ने मुझे बताया कि पहाड़ पर बने इन सभी कॉटेज का रेनोवेशन उन्होंने खुद अपनी देखरेख में करवाया है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस आंगन वाले कमरे को मैंने पहले बुक किया था, उसके ठीक बाहर सचमुच ततैयों का एक बड़ा सा जंगली छत्ता था, जिसे वे जल्द ही किसी को बुलाकर हटवाने वाले थे। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वे आगे बोले, उत्तरी आंगन बहुत शांत जगह पर है, लेकिन वो पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर की तरफ बना है। मैं तुम्हें खुद वहां छोड़ देता हूं। तुम वहां पहाड़ी की ठंडी और ताजा हवा का मजा ले सकोगे। दाईशान निवास नाम का वो स्वीट सचमुच गांव के किसी पुश्तैनी घर जैसा लग रहा था, जिसकी छत नीली टाइलों से ढकी थी। उसमें लकड़ी का एक खूबसूरत कॉरिडोर था और सामने पहाड़ी की ढलान पर बसा एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। जैसे ही हम मेन गेट से कुछ मीटर की दूरी पर पहुंचे, सामने से आह झैन हमारी तरफ ही आती हुई दिखी। बूढ़े वांग ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए मुझसे कहा, तुम्हारी बीवी और बच्चे अंदर आराम से हैं, तुम फिक्र मत करो। भाई, अब तुम खुद अंदर चले जाओ। मैं और तुम्हारी भाभी पहले पहाड़ से नीचे उतरते हैं। इतना कहकर उन्होंने आजहैन का हाथ थामा और दोनों पहाड़ से नीचे की तरफ उतरने लगे। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद बूढ़े वांग ने पीछे मुड़कर मुझे टोकते हुए याद दिलाया, ओ हां, बच्चों को समझा देना कि वे कॉटेज के पीछे की तरफ दौड़ भाग ना करें। वहां एक बहुत गहरी खाई है जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पहाड़ों से बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। उन दोनों को वापस जाते हुए देखकर मेरे दिलो दिमाग में एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आई जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आजहैन जिंदा थी और इसमें अब रत्ती भर भी शक नहीं था। अब इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी कि उस रात बूढ़े वांग को लगा होगा कि उसने गुस्से में आजहैन को मार डाला है, लेकिन असल में उसकी जान बच गई होगी। फिर न जाने किस वजह से उन दोनों के बीच समझौता हो गया और वे सब कुछ भुलाकर इस छोटे से कस्बे में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने चले आए। कमरे के अंदर शियाओ युए ने बच्चों को सुला दिया था। मुझे अंदर आते देखकर वो तुरंत दबे पांव बाहर आई और मुझे धीरे बोलने का इशारा किया। वो हमेशा से ऐसी ही थी, मेरे और बच्चों के सुख दुख को हमेशा सबसे ऊपर रखती थी। आजहैन भले ही दिखने में अप्सरा जैसी सुंदर थी, पर अंदरूनी खूबसूरती और तमीज के मामले में मेरी शियाओ युए के सामने उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक हमारा पूरा परिवार और बच्चे उस छोटे से कस्बे को एक्सप्लोर करते रहे, यहां वहां घूमते रहे। वो कस्बा बहुत छोटा और प्यारा था, जिसके बीच से एक नदी बहती थी। वहां एक पुराना ऐतिहासिक शहर था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। बच्चे वहां बेहद खुश थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इस तरह के असली पहाड़ और नदियां नहीं देखी थीं, इसलिए उन्हें लग रहा था मानो उन्होंने कोई नई जादुई दुनिया ढूंढ ली हो। चारों तरफ बच्चों की हंसी, दौड़ भाग और खेल कूद का माहौल था, लेकिन इस सब के बीच मैं देख रहा था कि शियाओ युए के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। वो सारा दिन थोड़ी खोई खोई और सुस्त सी लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन और उदासी झलक रही थी, एक बहुत ही बारीक सी मायूसी। हमारी इस कई दिनों की ट्रिप में हर रोज साइटसीइंग के दौरान बूढ़ा वांग और आजहिन भी हमारे साथ ही रह रहे थे। 2 दिन बाद वे दोनों किसी काम से बाहर चले गए। उनके रेस्टोरेंट के स्टाफ ने हमें बताया कि वे हर मौसम में 2-3 बार पहाड़ों से ताजी जड़ी बूटियां, पहाड़ी सब्जियां और सुखाया हुआ मीट लेने जाते हैं और उनकी हर ट्रिप 3 से 5 दिनों की होती है। जाने से पहले बूढ़े वांग ने अपने स्टाफ को खास हिदायत दी थी कि हमारे खाने पीने का सारा खर्चा रेस्टोरेंट ही उठाएगा। उन्होंने मुझसे भी कहा था कि मैं उनके लौटने का इंतजार करूं ताकि हम दोनों साथ बैठकर पहाड़ों की खास हर्बल वाइन पी सकें। हम भी धीरे धीरे पहाड़ों की इस शांत जिंदगी के आदी होने लगे थे। रोज सुबह सूरज उगते ही हम बाहर निकल जाते और आंगन में बैठकर पहाड़ों के सन्नाटे और सुकून का मजा लेते। लेकिन शायद हमारे शरीर को शहर की भागदौड़ वाली लाइफ की आदत हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ों में रहते रहते अचानक हम दोनों को लगातार सिरदर्द और कमजोरी महसूस होने लगी। हर वक्त चक्कर आते रहते और अजीब सी नींद छाई रहती थी। एक दिन जब मैंने बेहद भारीपन के साथ अपनी आंखें खोलीं, तो मेरे पूरे बदन में सुइयों जैसा दर्द हो रहा था। धुंधली आंखों के सामने मुझे
दो परछाइयां खड़ी दिखाई दीं। मैंने अपना सिर जोर जोर से हिलाया और काफी देर तक आंखें फाड़कर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सामने बूढ़ा वांग और आ झेन खड़े थे। मैंने तुरंत खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ पैर हिलाए, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तब जाकर मुझे होश आया कि मैं एक भारी कुर्सी से पूरी तरह बंधा हुआ हूं। जूट की मोटी रस्सी मेरे बदन में इस कदर कसी हुई थी कि वो मेरे मांस को चीरती हुई हड्डियों तक को दर्द से मरोड़ रही थी। जब मेरी आंखों के सामने का धुंधलापन पूरी तरह साफ हुआ, तो मैंने देखा कि बूढ़े वांग और आझेन के चेहरे एकदम सपाट और पथरीले थे। वांग मुझे घूर रहा था और आझेन कमरे के दूसरे कोने को देख रही थी। मैंने जैसे ही उसकी नजरों का पीछा किया, मेरे होश उड़ गए। शियाओ युए भी दूसरी तरफ एक कुर्सी से कसकर बंधी हुई थी, बिल्कुल बेजान और शांत, बिना कोई हलचल किए। मैं समझ गया कि बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है और मेरा दिल अपने बच्चों की सलामती के लिए बुरी तरह घबराने लगा। ठीक उसी पल आज हेन की ठंडी आवाज गूंजी, बच्चे बगल वाले कमरे में सो रहे हैं, हम उन्हें बाद में पहाड़ी की चट्टान से नीचे फेंक देंगे। चट्टान? तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या पागलपन है ये? मुझे खोलो! मैं पागलों की तरह चीखने लगा और पूरी ताकत से रस्सियों को झटकने लगा, लेकिन वो इतनी टाइट थीं कि हिलने का नाम नहीं ले रही थीं। ज़ेन बिल्कुल शांत और ठंडे लहजे में आगे बोली, जैसे ही अंधेरा होगा, हम दोनों बच्चों को उस गहरी खाई में गिरा देंगे और फिर तुम दोनों को भी वहीं से नीचे धकेल देंगे। उसके बात करने का तरीका ऐसा था मानो वो कोई मर्डर नहीं, बल्कि किसी नॉर्मल एक्सीडेंट की बात कर रही हो। जैसे बच्चे खेलते खेलते पहाड़ी से गिर गए हों और तुम दोनों उन्हें ढूंढने के चक्कर में पैर फिसलने से खाई में जा गिरे हो। ज़ेन ने अपनी कलाई घड़ी पर टाइम देखा और बोली, बस कुछ ही देर में, लगभग 1 घंटे के अंदर सब खत्म हो जाएगा। मैं अच्छे से जानता था कि वे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। बूढ़े वांग की आंखों में ठीक वही खौफनाक और जानलेवा लुक था जो सालों पहले मेरे फ्लैट का दरवाजा खटखटाते और मुझे परखते वक्त उसकी आंखों में था। मौत को इतने करीब देखकर मैं बुरी तरह थरथरा उठा। मैंने पूरी ताकत से उन पर चिल्लाते हुए कहा, सालो, मैं तुम्हारे ही गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूं। पूरा होटल गवाह है। तुम्हारे रेस्टोरेंट में हम रोज खाना खा रहे थे। अगर मैं यहां मर गया या गायब हो गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग बच निकलोगे? ये सुनते ही बूढ़े वांग के चेहरे पर एक बेहद शातिर और डरावनी मुस्कान तैर गई। क्यों नहीं, आराम से बच निकलेंगे, बूढ़ा वांग बोला। पुलिस? अरे दुनिया की नजरों में तो हम दोनों अभी भी पहाड़ों में फल सब्जियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं। अगर पुलिस को हम पर शक भी हो जाए, तो हमारे पास वहां मौजूद होने का पुख्ता सबूत है। तभी आज़ेन ने बात काटी, और सुनो छोटे भाई, ये दाइशान निवास कोई रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस नहीं है। ये तो हमारा पुराना पुश्तैनी घर है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम लोग यहां आकर रुके भी थे। उसकी ये बात सुनते ही मुझे अचानक वो फोन कॉल याद आ गई जो आझेन ने उस रात शराब पीते वक्त लाओ वांग को की थी। अब जाकर सारा माजरा समझ आया कि उसने खुद आगे बढ़कर हमारे बुक किए हुए स्वीट को बदलकर हमें इस दाइशान निवास में क्यों शिफ्ट किया था। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में जो अजीब सी बेचैनी चल रही थी, वो अचानक एक भयानक सच बनकर सामने आ गई थी। आजन ने हमें बाकी के पर्यटकों और होटलों से बिल्कुल दूर रखने के लिए जानबूझकर यहां ठहराया था, क्योंकि ये सुनसान जगह उस गहरी खाई और चट्टान के सबसे ज्यादा करीब थी। उनकी शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे और उस रात उनके बीच लगभग जानलेवा झगड़ा हुआ था। फिर अचानक आजैन ने फोन पर लाओ वांग से बात करते वक्त इतनी गुलामी और विनम्रता क्यों दिखाई थी? वो किसी मियाँ बीवी का नॉर्मल लहजा नहीं था, बल्कि वो उन दोनों के बीच पहले से तय किया गया एक सीक्रेट कोड वर्ड था। और उस रात डिनर के दौरान लाओ वांग ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया था कि वे अगले ही दिन पहाड़ों में सामान इकट्ठा करने जा रहे हैं। पहाड़ी रास्ते इतने खतरनाक और उबड़ खाबड़ हैं, तो फिर मेरे जैसे अजनबी के लिए, जिससे वे पूरे 10 साल बाद मिल रहे थे, लाओ वांग ने पिछली रात इतनी आकंठ शराब क्यों पी होगी? तभी मेरे दिमाग पर फिर से गहरी नींद और थकान हावी होने लगी। इस दाइशान निवास में आने के बाद से ये सुस्ती और थकान हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैं पहले बेवकूफों की तरह सोच रहा था कि
ये सिर्फ लंबे सफर की थकान और पहाड़ी माहौल की वजह से है। लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि हमें रोज खाने पीने में कोई नशीली दवा दी जा रही थी। तो तुम दोनों ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था? मैं पूरी हताशा में चीख पड़ा। पर क्यों? पूरे 10 साल बीत चुके हैं। तुम लोग आज भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी ये चीख सुनकर आजहन ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे बगल में बैठी शियाओ युए की तरफ इशारा किया। उसके लहजे में साफ तौर पर नफरत और तिरस्कार था। वो बोली, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जरा अपनी सती सावित्री बीवी से क्यों नहीं पूछते कि वो हमसे मिलने के लिए इतनी दूर इस पहाड़ी कस्बे में क्यों आई? मैंने झटके से शियाओ युए की तरफ देखा। वो बिना किसी हलचल के असामान्य रूप से बिल्कुल शांत बैठी थी। वो शियाओ युए, जो हमेशा अपने बच्चों को अपनी जान से भी बढ़कर मानती थी, इस वक्त अपने बच्चों की मौत की बात सुनकर भी जरा सा विरोध नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में डर या दुख की एक बूंद तक नहीं थी। बिल्कुल सूनी आंखें थीं। तभी आजहन मेरी तरफ कुछ कदम आगे बढ़ी, मेरे ठीक सामने जमीन पर उकड़ू बैठ गई और चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लाकर बोली, अगर ये नहीं बताएगी तो चलो मैं ही बता देती हूं छोटे भाई। तुम्हारा ये ठाट बाट देखकर लगता है कि तुमने पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी के धंधे से मोटा पैसा कमाया है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि 10 साल बीत चुके हैं, पर जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो तुम लोग हमें दोबारा बर्बाद करने यहां क्यों चले आए? क्या तुम्हें अपनी ये रईसों वाली जिंदगी प्यारी नहीं है? ये सुनकर मैं घबराहट के मारे पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। तुम दोनों बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। भगवान की कसम, हम यहां सिर्फ घूमने आए हैं। मेरा बेटा घर पर मोबाइल पर कोई ट्रैवल वीडियो देख रहा था। बस अचानक उसे तुम्हारा ये गेस्ट हाउस और तुम्हारा बिग बोल्ड डिशेस रेस्टोरेंट दिख गया और वो यहां आने की जिद करने लगा। हमारा यहां आना महज एक इत्तेफाक है, सचमुच। महज एक इत्तेफाक? आज ने जोरदार ताना मारा। सच में? ऐसा इत्तेफाक? तो क्या यह भी महज एक इत्तेफाक है कि तुम और तुम्हारी ये बीवी आज साथ हैं? मैं गुस्से और खौफ से कांपते हुए चिल्लाया, तुम्हारा मतलब क्या है? खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में एक भी बकवास लफ्ज मुंह से निकाला तो। बकवास? आज हेन अपनी जगह से खड़ी हुई, वापस लाओवांग के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने मेरी तरफ देखकर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। पर उस मुस्कान में साफ तौर पर नफरत, घृणा और मेरे लिए थोड़ी सी दया छिपी थी। वो बोली, तुम्हारी इस सती सावित्री पत्नी की तुमसे पहले भी शादी हो चुकी है। इसका एक मर्द था। वे दोनों एक ही गांव में साथ पले बढ़े और पैसे कमाने के लिए शहर आए थे। पर दोनों में से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। जब सीधे रास्ते से पैसे नहीं बने तो दोनों ने अपना धंधा बदल लिया। तुम्हारी ये बीवी ऑनलाइन वीडियो गेम्स में लड़कों के साथ फ्लर्ट करती थी। एक बेहद भोली भाली और संस्कारी लड़की होने का नाटक करती थी और फिर शादी का झांसा देकर लड़कों से मोटा दहेज ठगती थी। और वो जो दूसरा मर्द था, वो इसका भाई बनकर सामने आता था और शादी की सारी डील पक्की करता था। तुमसे पहले वे न जाने कितने लड़कों को कंगाल करके बेवकूफ बना चुके थे। तुम सरासर झूठ बोल रही हो, मैंने आज इनकी बात काटते हुए चीख कर कहा। शियाओ युए के सरकारी डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा है कि वो अनमैरिड थी और उसका भाई सचमुच दूसरे शहर में काम करता है। यहां तक कि उसने मुझसे शादी के वक्त 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया था। ये सुनते ही आज हेन ने एक बेहद घिनौनी नजर से मुझे देखा और बोली, ओहो, सच में? तो फिर वो अचानक बिना कोई दहेज, बिना गाड़ी बंगले के डिमांड के तुमसे शादी करने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई थी? अगर पिछले 10 सालों में किसी ने भी मुझसे ये सवाल पूछा होता तो मैं सीना ठोक कर कहता कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा और पवित्र प्यार करते हैं। लेकिन इस वक्त ओल्ड वांग के उस खौफनाक कमरे में बंधे होने के बाद मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। मेरा दिमाग अचानक 10 साल पीछे चला गया।
शियाओ युए ने पहले मुझसे अपने भाई को 1,88,000 युआन दहेज देने की जिद की थी, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेकअप किया तो ठीक 1 हफ्ते के अंदर उसने अपना पूरा स्टैंड बदल लिया और बिना कुछ मांगे मुझसे शादी करने के लिए मिन्नतें करने लगी। हमने कभी उसके गांव जाकर धूमधाम से शादी नहीं की और पिछले 10 सालों में हम उसके मायके मुश्किल से ही कभी गए थे। जहां तक उसके उस भाई का सवाल था जो दूसरे शहर में काम करता था, मैं आज तक अपनी पूरी जिंदगी में उससे एक बार भी नहीं मिला था। शियाओ युए हमेशा यही कहती थी कि मुझसे शादी के बाद अब मेरा परिवार ही उसका सब कुछ है, और हर न्यू ईयर पर वो मेरे मम्मी पापा के घर जाने की ही जिद करती थी। यहां तक कि अपने माता पिता से भी वो कभी कभार ही सिर्फ वीडियो कॉल पर बात करती थी। मुझे इस तरह खामोश और सुन्न देखकर आज हेन आगे बोली, तुम्हारी बीवी और उस मर्द की शादी उनके गांव के रीति रिवाजों से हुई थी, इसलिए कोर्ट में उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी उसके पैतृक गांव कदम रखने नहीं गए, वरना वहां का बच्चा बच्चा तुम्हें बता देता कि वो शियाओ युए किसी और की अमानत थी। ये सब सुनकर मेरा दिमाग फट रहा था, पर मैंने अपनी बची कुची ताकत समेटकर गुस्से में जवाब दिया, भले ही वो पास्ट में किसी और की बीवी रही हो, फिर भी वो आज मेरी बात पूरी होने से पहले ही आज हेन का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमा गया। उसकी आंखों में गहरी नफरत और दुश्मनी उतर आई। वो मुझे बीच में ही काटते हुए अपनी भयानक ठंडी हंसी हंसी और बोली, बड़ा वफादार पति बनता है रे तू। क्या तुझे अपनी इस बीवी की असलियत पता है? क्या तुझे पता है कि ये पीठ पीछे क्या धंधा चला रही थी? क्या तुझे पता है कि ये एक ग्राहक से 300 युआन लेती थी? ये सुनते ही बूढ़ा वांग बिना एक शब्द बोले सीधे मेरे पास आया और उसने पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। वो दहाड़ा, जबान संभाल के, मैं तुझे अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करने दूंगा। मैंने मुंह में आया खून थूकते हुए उसका मजाक उड़ाया। हो, तो इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर काम बांट रखा है। तुम्हारी बीवी घर के अंदर ग्राहकों की खातिरदारी करके पैसे बटोरती है और वांग बॉस नीचे खड़े होकर पहरा देते हैं, इसीलिए तो तुमने खाना बनाना छोड़ दिया। आखिर तुम अपनी बीवी जितना मोटा पैसा जो नहीं कमा पाते? मेरा ये ताना सुनकर बूढ़ा वांग गुस्से से इतना पागल हो गया कि वो मुझे दोबारा मारने के लिए हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन आज हेन ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया। वो वांग से बोली, रुक जाओ, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। हम इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं फिर भी जहरीली हंसी हंसता रहा। बॉस वांग, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी बीवी ने इस गंदे धंधे से कितना पैसा कमाया है ना? और क्या तुम्हें पता है कि उसने वो सारा पैसा ले जाकर किसे दे दिया? पूरे 3 लाख युआन। सोचो, इतना पैसा वापस कमाने के लिए तुम्हें जिंदगी भर कितने मिट्टी के बर्तन और कैसरोल बेचने पड़ते। मैंने फिर से अपनी नजरें आज हेन पर टिकाईं। और तुम, क्या ये वांग तुम्हें उस रात जान से मारने नहीं वाला था? क्या इतने सारे मर्दों के साथ सोने से तुम्हारा जिस्म इतना फौलादी हो गया है कि रसोई का चाकू भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया? ये सुनते ही बूढ़े वांग ने बिना कोई बकवास किए चुपचाप एक गंदा कपड़ा निकाला और बेरहमी से मेरे मुंह में ठूंस दिया ताकि मैं कुछ बोल न सकूं। तुझे हमारी कहानी कुछ ज्यादा ही पता है, आज हेन ने ठंडे लहजे में कहा। फिर वो धीरे धीरे चलकर कोने में बंधी शियाओ युए के पास गई और अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए बोली, उस दिन तूने मुझसे बड़े सवाल पूछे थे ना? चल, आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे देती हूं। तेरे उस भाई कियांग ने मरने से पहले तुम दोनों के इस झांसे वाले खेल का सारा सच हमारे सामने उगल दिया था। उसने तड़पते हुए कहा था कि तू बिस्तर पर किसी लकड़ी के बेजान टुकड़े जैसी है
और अगर तू किसी वीडियो गेम खेलने वाले लल्लू लड़के के साथ भी सो जाए तो उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो मर गया, ठीक उसी बिस्तर के नीचे जिसके बाद हमने उसे उस फ्रीजर में ठूंस दिया था। ठीक उसी पल शियाओ युए की आंखें एकदम लाल हो गईं और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। मुंह में कपड़ा ठूसे होने के बावजूद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कियांग, जिस भाई का जिक्र आजहैन अभी कर रही थी, वो शियाओ युए का सगा भाई नहीं बल्कि उसका असली पति और क्राइम पार्टनर था, जिसे शियाओ युए मुझसे दूसरे शहर में काम करने वाला भाई बताती थी। मैं चाहकर भी इस खौफनाक सच पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी 10 साल पहले की वो सारी कड़ियां मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह जुड़ती चली गईं। अब जाकर मुझे पूरा माजरा समझ आया। उस रात मकान मालिक ने अचानक हमारी बिल्डिंग का किराया बढ़ा दिया था, जिसके बाद बूढ़ा वांग गुस्से में तमतमाता हुआ अपने घर गया था और उसने आजहैन से दुकान खरीदने के लिए उनके परिवार की सारी जमा पूंजी निकालने को कहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि घर के सारे पैसे गायब हैं, तो उसके और आजहैन के बीच एक भयानक झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से से पागल होकर बूढ़े वांग ने रसोई का धारदार चाकू उठाया और आजहैन पर जानलेवा वार कर दिया। लेकिन किस्मत से वो चाकू आजहैन को न लगकर पलंग के किनारे पर जा धंसा और ठीक उसी पल गुस्से से पागल बूढ़े वांग की नजर अचानक बिस्तर के नीचे छिपे एक अनजान मर्द पर पड़ी। वांग तुरंत सारी बात समझ गया कि आजहैन ने उसे धोखा दिया है और बिस्तर के नीचे छिपा ये आदमी 100% उन्हीं गायब हुए 3 लाख युआन से जुड़ा हुआ है। गुस्से में अंधे हो चुके बूढ़े वांग ने बिना सोचे समझे उस आदमी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने के बाद जब बूढ़े वांग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, तो उसकी जगह एक खौफनाक डर ने ले ली। आजहैन के लिए उसका गुस्सा अब इस चिंता में बदल चुका था कि पुलिस से कैसे बचा जाए। एक खूनी था तो दूसरी धोखेबाज। ठीक उसी पल मौत के इस जाल से बचने के लिए दोनों ने मिलकर एक नई साजिश रची। वे फिर से एक हो गए और हमेशा के लिए गायब होने का प्लान बना लिया। उस रात जब बूढ़ा वांग मेरे फ्लैट पर आया था, तो असल में वो मुझे मारने नहीं आया था। उसने जानबूझकर ड्रामा करके मुझे वहां से भगा दिया ताकि ऊपर घर में आजहैन को कत्ल की जगह साफ करने का पूरा टाइम मिल सके। आजहैन ने फुर्ती से सारा खून साफ किया, आकियांग के सारे कपड़े उतारे और उसकी नंगी लाश को उस फ्रीजर में ठूंस दिया। इसके बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने एक मर्द के कपड़े पहने और चुपचाप उस बिल्डिंग से निकल गई। अगले दिन जैसे ही मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी ने बूढ़े वांग का सारा सामान और फ्रीजर ट्रक में लादा, ये दोनों शहर से दूर सफलतापूर्वक दोबारा मिल गए। उधर जब आकियांग अचानक हमेशा के लिए गायब हो गया, तो शियाओ युए बुरी तरह घबरा गई और उसने अचानक अपना पूरा प्लान बदलकर मेरे साथ रहने की जिद पकड़ ली। वो अच्छे से जानती थी कि लड़कों को ठगना ही बड़ा जुर्म है और अगर पुलिस को भनक लगी तो कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए केवल मैं ही उसके काम आ सकता था। मेरी सीधी सादी बीवी बन जाना ही उसके पास खुद को सुरक्षित रखने का इकलौता रास्ता था। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि मैं बेवकूफ उसकी मोहब्बत के झांसे में आ गया। पूरे 10 साल बीत चुके हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं और अनगिनत हसीन यादें हैं। लेकिन इस सब के बावजूद शियाओ युए के दिल से उस आकियांग की याद कभी पूरी तरह मिटी ही नहीं थी। ये पूरा सच जानकर मेरा दिमाग फट पड़ा। मैंने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया और मुंह में कपड़ा ठूसे होने के बावजूद एक दबी हुई भयानक दहाड़ मारते हुए आजहैन को घूरने लगा। मेरी हालत देखकर आजहैन आगे बढ़ी और उसने मेरे मुंह से वो गंदा कपड़ा खींचकर निकाल दिया। मैंने एक बेहद कड़वी और दर्द भरी मुस्कान के साथ शियाओ युए की तरफ देखा और पूछा, तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारा वो आकियांग अचानक गायब हो गया था? शियाओ युए ने अपनी रोती हुई नम आंखों से मेरी तरफ देखा और बस इतना ही बोल पाई, मुझे माफ कर दो, मेरा दिल सचमुच फट रहा है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे कहा, उस रात रेस्टोरेंट में डिनर के वक्त
तुमने ही जानबूझकर हमारे बेटे को रुलाया था ना, ताकि तुम बच्चों की थकान का बहाना बनाकर आज हेन को अकेले में अपने साथ गेस्ट हाउस ले जा सको और उससे आक यांग का सच पूछ सको। श्याओ युए ने रोते हुए चुपचाप अपना सिर हां में हिला दिया। और ये बच्चे जो इस पहाड़ी कस्बे में घूमने आने की जिद कर रहे थे, ये मोबाइल पर वीडियो देखना और इस जगह को चुनना, ये सब भी तुम्हारी ही सोची समझी साजिश थी ना? श्याओ युए इस बार बिल्कुल खामोश रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपने दांत भींचते हुए चीख कर कहा, कमबख्त औरत, तुम्हारी इस घटिया जिद ने आज हमारे दोनों बेटों को मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरी ये बात सुनते ही श्याओ युए पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और बिलखते हुए बोली, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आक यांग कहाँ है। मुझे अंदाजा था कि वो शायद मारा जा चुका है। मुझे ये भी पता चल गया था कि ये दोनों वही कातिल है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज हेन मुझे और मेरे पास्ट को इस तरह पहचानती होगी। तभी आज हेन ने बेहद ठंडे और पथरीले लहजे में बात काटी, सहानुभूति का नाटक बंद करो। तुम्हारे उस तथाकथित भाई कियांग ने अकेले हमसे ही नहीं, बल्कि 3 और खतरनाक लोगों से इसी तरह मोटा पैसा ठगा था। पूरे 3 लाख। मैंने खुद उसका पीछा किया था और अपनी आंखों से देखा था कि उसने वो सारा पैसा ले जाकर तुम्हें थमा दिया था। तुम लोग तो उस रात अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने एक बड़े होटल में भी गए थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कियांग इतना लालची निकलेगा, जो बार बार मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे और पैसे ऐंठता रहेगा। वो साला मरने के ही लायक था। अगर उस रात बूढ़ा वांग उसे चाकू से नहीं मारता, तो मैं खुद उसे चूहों का जहर देकर ठिकाने लगा देती। खैर, अब बहुत देर हो रही है। तभी बूढ़े वांग ने आज हेन की बात बीच में ही काटते हुए कहा, चलो, अब तुम्हारे इस 4 लोगों के सुखी परिवार को हमेशा के लिए विदा करने का वक्त आ गया है। मौत को अपने इतने करीब देखकर मैं पूरी तरह घबरा गया। मैं रस्सियों समेत तड़पता हुआ तुरंत बूढ़े वांग के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए अपने दोनों मासूम बच्चों की जान बख्शने की भीख मांगने लगा। मैंने रोते हुए कहा, वांग भाई, मैं खुद मर जाऊंगा। मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। तुम्हारे हाथ कभी गंदे नहीं होने दूंगा, पर प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। बूढ़े वांग ने एक ठंडी सांस ली और आज हैन की तरफ देखा। मेरी किस्मत में कभी बेटों का सुख नहीं रहा, इसलिए मैं तुम पर तरस नहीं खा सकता। मैं पहले जाकर इन दोनों बच्चों को उस पहाड़ी चट्टान से नीचे फेंक देता हूं, फिर वापस आकर इन दोनों मियां बीवी से निपटूंगा। तुम यहीं रुको और इन पर नजर रखो। इतना कहकर बूढ़ा वांग कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। आज हैन ने वहीं खड़े खड़े एक सिगरेट जलाई और धुएं का कश खींचते हुए बोली, अब फालतू में चिल्लाकर अपना गला मत फाड़ो। यहां तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। यहां से उस पहाड़ी खाई तक जाने में कम से कम आधा घंटा पैदल चलना पड़ता है। अभी से सारा रोना धोना बंद करो, वरना बाद में जब सच में मौत सामने आएगी, तब रोने के लिए भी आंसू नहीं बचेंगे। उसकी बात सुनकर खौफ के मारे मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने अपनी पूरी दिमागी ताकत बटोरी और आज हेन की आंखों में आंखें डालकर पूछा, एक बात बताओ, क्या बूढ़ा वांग आज भी तुमसे वैसे ही प्यार करता है जैसे पहले करता था? मेरा ये अजीब सवाल सुनते ही आज हेन अंदर से बुरी तरह चौंक गई। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो किसी भी दिन तुम्हें फिर से जान से मार डालेगा? इस सुनसान पहाड़ पर तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि उसने तुम्हें गायब कर दिया। आज उसके पास जितना पैसा और रुतबा है, उसके लिए किसी 18 साल की जवान लड़की से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी उसे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा उस आकियांग के साथ अफेयर था, लेकिन क्या उसे ये पता है कि तुम उसकी पीठ पीछे घर पर क्या क्या गुल खिलाती थी? वो ये नहीं जानता कि आकियांग के अलावा भी तुम न जाने कितने मर्दों के साथ सो चुकी हो। उस वक्त तो तुम जवान थी, इसलिए उसने आकियांग को मारकर तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन अब तुम 40 साल की होने आई हो, तुम्हारी जवानी ढल चुकी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो आज भी तुम्हारे जैसी औरत को पसंद करता है? और जिस दिन उसका मन तुमसे भर गया, क्या वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? मैंने एक गहरी सांस ली और पासा पलटते हुए कहा, सच कहूं तो जब से मैंने तुम दोनों को इस कस्बे में देखा है, मैं अलर्ट हो गया था। मैंने 10 साल पहले की वो सारी कहानी और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी यहां महसूस किया, वो सब
इंटरनेट पर एक ब्लॉग में लिख दिया है और मैंने उसे ऑटो पोस्ट पर सेट कर रखा है। अगर मैं और मेरा परिवार यहां से सही सलामत वापस नहीं लौटे तो मेरे मरते ही वो सारी सच्चाई इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। उसके बाद न तो तुम बचोगी और न ही तुम्हारा ये बूढ़ा वांग। तुम इतने सालों से इस पहाड़ी कस्बे में छिपकर रह रही हो, सिर्फ जिंदा रहने के लिए ना। उस मर्द के तलवे चाट रही हो जिसने एक बार तुम्हारी गर्दन पर चाकू रख दिया था। आह झेन, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम बूढ़े वांग के टुकड़ों पर पलने वाले एक खोखले जिस्म के सिवा कुछ नहीं हो। अगर तुम्हें खुद को उसकी कैद से और मौत से बचाना है तो तुम्हारे जीने का बस एक ही रास्ता है। चुप करो, एकदम बकवास बंद करो अपनी। आज हेन पागलों की तरह चिल्ला उठी, लेकिन उसकी उस कांपती हुई आवाज को सुनकर मेरे डूबते हुए दिल में अचानक उम्मीद की एक आखिरी किरण जाग उठी। मेरे इन सवालों की बौछार ने आखिरकार आज हेन के दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। मैंने मौका देखकर तुरंत बाजी पलटी। मैं तुम्हें एक शानदार और सुकून वाली जिंदगी जीने का मौका दूंगा। मुझे अभी खोलो, हम दोनों मिलकर पहले बूढ़े वांग को दबोचेंगे, मेरे बेटों को बचाएंगे और फिर उस बूढ़े का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके बाद तुम मेरे साथ बड़े शहर चलना और जैसी चाहे वैसी महारानी जैसी जिंदगी जीना। आज हेन ने अपनी भौहें सिकोड़कर मुझे देखा। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम बूढ़े वांग को मार सको? तुम पागल हो या मैं? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आजाद होते ही पुलिस को नहीं बुलाओगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में तुम खुद को बचाने के लिए मुझे ही रास्ते से नहीं हटा दोगे? मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरे पास तुम्हें यकीन दिलाने का एक पक्का तरीका है। हम इस पिछड़े पहाड़ी गांव को हमेशा के लिए एक साथ छोड़ देंगे और साथ रहेंगे। तुम चाहो तो वांग की सारी प्रॉपर्टी और कैश समेट लो, और उधर शहर में मेरे पास खुद अपनी लाखों की संपत्ति है। तुम्हें फिर कभी किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं होगी। हम न सिर्फ जिंदा बचेंगे बल्कि एक बेहद रईस और आलीशान जिंदगी जिएंगे। इस घटना के ठीक 4 साल बाद मेरे दोनों बेटों के प्राइमरी स्कूल का ग्रेजुएशन सेरेमनी था। दोनों ने ही क्लास में टॉप किया था और उन्हें स्कूल की तरफ से स्टेज पर स्पीच देने के लिए चुना गया था। जैसे ही वे दोनों स्टेज पर आए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भाषण देते हुए बड़े बेटे ने कहा, हम अपने पापा को थैंक यू कहना चाहते हैं। उनकी फौलादी बाहें ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। तभी छोटे बेटे ने माइक संभाला और आगे बोला, और हम अपनी मम्मा को थैंक यू कहते हैं। उनकी प्यारी सी मुस्कान ही हमारी सबसे महफूज और खूबसूरत जगह है। वहां मौजूद बाकी बच्चों के पेरेंट्स बड़े चाव और ईर्ष्या भरी नजरों से हमारी तरफ देखने लगे। सेरेमनी के बीच में ही मेरे दोनों बेटे स्टेज से उतरकर एक एक करके दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और सीधे मेरी बाहों में कूद गए। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, तो क्या आज हमारा वो वादा पूरा होने जा रहा है? मेरे बड़े बेटे ने मेरे बगल में खड़ी औरत की तरफ देखा, उसका हाथ पकड़ा और बड़े लाड से कहा, आंटी झेन, आज से हम दोनों आपको मम्मी कहकर बुलाएंगे। ये सुनते ही आज झेन बेहद इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बच्चों को गले लगाकर उनकी इस प्यारी सी बात के लिए खूब सारा प्यार दिया। इसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल के बाकी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने आगे बढ़ गए। अब वहां सिर्फ हम दोनों बचे थे। आजहेन ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा, अपना सिर धीरे से मेरे कंधे पर टिकाया और बड़ी मीठी आवाज में बोली, सच बताना, क्या आपको कभी इस बात का बुरा नहीं लगता कि मैं उम्र में आपसे काफी बड़ी और बूढ़ी हूं? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं भला क्यों बुरा मानने लगा? पूरे 10 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार दीवार के उस छोटे से छेद से देखा था, मैं उसी पल तुम पर पूरी तरह लट्टू हो गया था। आह! जेन ने यह सुनकर मुझे कसकर गले लगा लिया। थैंक यू पतिदेव, बस काश हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी बन पाता। मैंने दूर पहाड़ों की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तभी मेरी आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं और मेरा दिमाग 4 साल पीछे उस खौफनाक दिन की यादों में चला गया।
उस दिन कमरे में बंधे होने के दौरान मैंने ही जेन को पट्टी पढ़ाई थी कि वो बूढ़े वांग के लौटने से पहले मुझे श्याओ युए के ऊपर धकेल दे, ताकि मैं अपने दांतों से श्याओ युए के हाथों की रस्सियां खोल सकूं और हम मिलकर वांग पर हमला कर सकें। पर असल में मेरा असली प्लान कुछ और ही था, जो अब पूरी तरह कामयाब हो चुका था। उस खौफनाक दिन जैसे ही रस्सियां खुली, हमने गोद में बच्चे को लिए भाग रहे बूढ़े वांग का पीछा किया और अपने बच्चों को सही सलामत बचा लिया। उन्हें भारी नशा दिया गया था, इसलिए वे पूरी तरह बेहोश थे। इसके बाद हमने बूढ़े वांग को पकड़ा, उसे भारी पत्थरों से जोरदार तरीके से बांधा और जिंदा ही उस गहरी पहाड़ी चट्टान से नीचे फेंक दिया। उसी रात काफी देर गए, आजहैन ने एक सोची समझी साजिश के तहत खुद पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने मुझे और बच्चों को दाइशान इलाके के एक होटल के कमरे से रेस्क्यू किया। पुलिस की नजरों में हमें भी भारी नशा दिया गया था और हम बेहोश थे। उधर दूसरी तरफ श्याओ युए मुख्य बेडरूम में मृत पाई गई। उसके कपड़े पूरी तरह अस्त व्यस्त थे, बदन पर रस्सियों के गहरे निशान थे और उसके शरीर से भी वही नशीली दवा मिली। सबसे मास्टर स्ट्रोक ये था कि बेड की चादरों पर हमने मरे हुए बूढ़े वांग की डेड स्किन के टिश्यूज भी छोड़ दिए थे। मैंने पुलिस को बिल्कुल मासूम बनकर बयान दिया, सर उस दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम पूरे दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकले। इसके बाद हम सब बेहोश हो गए और अचानक शियाओ युए की चीखने चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुली। जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मैंने खुद को होटल के कमरे में बंधा हुआ पाया। शियाओ युए मदद के लिए रो रही थी और मुझे धुंधला सा सुनाई दिया था कि वो वांग बॉस का नाम लेकर गिड़गिड़ा रही थी। उधर आजहैन ने पुलिस को अपनी झूठी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं और बूढ़ा वांग पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गए थे। रास्ते में वांग बार बार उस नई महिला ग्राहक का जिक्र कर रहा था। उसने ही जानबूझकर पहाड़ के नीचे दाइशान इलाके में उनके रुकने का इंतजाम किया था और रेस्टोरेंट से उनके लिए मुफ्त खाना भिजवाया था। उस दिन दोपहर को रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी और वांग अचानक किसी को बिना बताए वहां से जल्दबाजी में निकल गया। मैं उसकी अय्याश फितरत अच्छे से जानती थी, इसलिए मुझे शक हुआ और मैं तुरंत रेस्टोरेंट भागी। वहां वेटर ने बताया कि लाओ वांग वापस नहीं आया है, तो मुझे अनहोनी का डर हुआ और मैं स्टाफ को लेकर सीधे दाइशान वाले इस घर की तरफ दौड़ी, जहां हमें शियाओ युए की लाश मिली। इस फुल प्रूफ कहानी के बाद लाओ वांग पुलिस का सबसे बड़ा वांटेड अपराधी बन गया। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कि उसने एक सुनसान गेस्ट हाउस में घुसकर एक महिला कस्टमर का रेप किया और विरोध करने पर बेरहमी से उसका मर्डर करके फरार हो गया। ये सनसनीखेज खबर तुरंत लोकल मीडिया और अखबारों की हेडलाइन बन गई। नतीजतन ओल्ड वांग का वो चलता हुआ द वान काई रेस्टोरेंट हमेशा के लिए वीरान हो गया और पहाड़ों में बना उनका वो खूबसूरत गेस्ट हाउस भी पूरी तरह खाली पड़ गया। इसके बाद आजहैन ने कोर्ट के चक्कर काटकर वांग की सारी संपत्ति और सामान को औने पौने दामों में बेच दिया, सारा कैश समेटा और हमेशा के लिए उस छोटे से पहाड़ी कस्बे को छोड़ दिया। सब कुछ सेटल होने के बाद मैंने आजिन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा पागलों की तरह प्यार करूंगा। आजिन ने मेरी तरफ देखा और एक बेहद खूबसूरत पर शातिर मुस्कान के साथ बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, सुनो, पूरे 16 साल बाद जब इस जुर्म की कानूनी मियाद खत्म हो जाएगी, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा और फिर हम दोनों दुनिया के सामने एक साफ सुथरी और इज्जतदार जिंदगी जिएंगे। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करता कि तुमने शियाओ युए का गला घोटते वक्त कैमरे में मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जज्बात हैं वो 100% सच्चे हैं। जेन ने भी मुस्कुराते हुए मुझे और कसकर गले लगा लिया और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता था मेरे जान कि तुम खुद को पाक साफ साबित करने और मुझे अपना बनाने के लिए कोई ना कोई अचूक रास्ता जरूर ढूंढ निकालोगे। कंप्लीट सीरीज देने के लिए एक लाइक तो कर दो सेंपाई।